नमस्ते। आज बात करते हैं उस दौर की जब भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बिखर गया था। अब जब इतनी बड़ी शक्ति गिरती है तो क्या होता है? शायद हम सोचें कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह एक जबरदस्त कल्चरल मिक्सिंग का दौर शुरू हुआ। तो यही सवाल आज का हमारा विषय है। क्या एक गिरे हुए विशाल पेड़ की छाया में कुछ उग सकता है? देखिए, कई लोग मौर्यों के बाद के समय को एक डार्क एज की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये अंधेरे का नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बदलाव और नए कल्चर के मिलने जुलने का जमाना था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन से, फिर देखेंगे कि उत्तर में कौन से नए शासक आए। इसके बाद भारत के दिल में यानी सेंट्रल इंडिया में कौन सी ताकतें उभरीं। फिर हम चलेंगे दक्षिण की तरफ, संगम युग को समझने, और आखिर में इन सब धागों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे एक कमाल का कल्चरल मेल्टिंग पॉट तैयार हुआ। तो सबसे पहले साम्राज्य का पतन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी नाटकीय घटना से, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव हिला दी और नए राज्यों के लिए आप कह सकते हैं एक स्टेज तैयार कर दिया। बात है 188 ईसा पूर्व की। मौर्यों के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। अब देखिए, ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब जो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी वो खत्म हो गई, और इसका नतीजा पूरे सबकॉन्टिनेंट में छोटे छोटे आजाद राज्य उभरने लगे। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि ये दौर कितना कॉम्प्लेक्स था। ऐसा नहीं था कि एक राजा गया फिर दूसरा आया, नहीं, ये सब एक साथ हो रहा था। सोचिए, एक ही वक्त पर उत्तर में हिंद यूनानी आ रहे हैं, शक अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, कुषाण उभर रहे हैं, और उधर दक्षिण में संगम युग अपने चरम पर है। ये सब ताकतें एक ही समय में मौजूद थीं, एक दूसरे से टकरा रही थीं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। चलिए अब जरा उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां नए शासक आ रहे थे। उस जमाने का जो उत्तर पश्चिम भारत था वो एक तरह से एक बिजी हाईवे जैसा था। यहीं से नए लोग, नई सोच और नई सेनाएं भारत में दाखिल हो रही थीं। और ये जो नए शासक आए वो अपने साथ सिर्फ तलवारें नहीं लाए, वो नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी और नई कला भी लेकर आए। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और जंगों की कहानी नहीं होता, ये लोगों की कहानी है। जैसे सबसे मशहूर हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। अब मिनांडर सिर्फ एक राजा नहीं था जो लड़ाइयां जीतता था, वो एक ऐसा इंसान था जिसके मन में बहुत सवाल थे। और उसकी मुलाकात हुई एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से। दोनों के बीच जो सवाल जवाब हुए वो इतने गहरे थे कि उसे मिलिंद पन्हो नाम की एक पूरी किताब में लिखा गया। इस कल्चरल लेनदेन का एक नतीजा जो आज भी हम देख सकते हैं वो है आर्ट। इसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। इसमें क्या हुआ, यूनानियों का जो रियलिज्म था, मतलब चीजों को बिल्कुल असली जैसा बनाने का स्टाइल, वो भारत की आध्यात्मिकता से मिल गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इसी स्टाइल में पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में बनाया गया, बिल्कुल ग्रीक देवताओं की तरह। ये एक तरह की आर्टिस्टिक क्रांति थी। तो इन नए शासकों ने हमें क्या दिया, चलिए फटाफट देखते हैं। हिंद यूनानियों ने भारत में पहले सोने के सिक्के चलाए और गंधार आर्ट की शुरुआत की। शकों ने शासन का एक नया तरीका दिया जिसे क्षत्रप सिस्टम कहते हैं, और उन्होंने ही संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख लिखवाया। और फिर आए कुषाण, जिनमें सबसे अहम थे कनिष्क। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया और शक संवत शुरू किया। अच्छा, तो ये तो हुई उत्तर की कहानी। अब चलते हैं भारत के दिल में, यानी उस इलाके में जो कभी मौर्य साम्राज्य का सेंटर हुआ करता था। यहां कहानी थोड़ी अलग थी। यहां सत्ता बाहर से आए लोगों के हाथ नहीं, बल्कि अंदर के ही लोगों के हाथ में गई। यहां पावर ट्रांसफर का एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है। देखिए, शुंग वंश की शुरुआत कैसे हुई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही मौर्य राजा को मार डाला। वो एक सेनापति था। फिर कहानी आगे बढ़ती है। शुंगों के बाद आए कण्व। उनकी शुरुआत कैसे हुई। वासुदेव कण्व जो एक मंत्री था, उसने आखिरी शुंग राजा को गद्दी से हटा दिया। तो ये बाहर से हुए हमलों की कहानी नहीं है, ये अंदर की साजिशों की, महल के भीतर हो रहे तख्तापलट की कहानी है। चलिए अब उत्तर और मध्य भारत से निकलकर बिल्कुल दक्षिण की ओर चलते हैं, एक एकदम अलग दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी पहचान तलवारों से ज्यादा शब्दों से थी। हम बात कर रहे हैं संगम युग की। एक ऐसा दौर जो अपनी शानदार तमिल कविता, समुद्री व्यापार और एक बिल्कुल अलग कल्चर के लिए मशहूर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 473।
ये वो जाने माने कवि हैं जिन्होंने संगम साहित्य की करीब 2400 कविताएं लिखीं। सोचिए, ये कोई एक या दो लोग नहीं थे। ये 473 कवियों का एक पूरा समुदाय था, और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। ये एक बहुत बड़ा मिला-जुला प्रयास था, जो उस दौर की साहित्यिक बुलंदी को दिखाता है। तो संगम कविता में लिखते क्या थे? इसमें दो मुख्य थीम थे। पहला, अगम यानी अंदर की बातें, प्यार, इमोशंस, निजी रिश्ते, ये सब अकम में आता था। और दूसरा था पुरम यानी बाहर की दुनिया, युद्ध, बहादुरी, समाज के लिए कर्तव्य, ये सब पुरम का हिस्सा था। तो एक तरफ दिल की दुनिया और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया, दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस था। अब ये जो साहित्य का सुनहरा दौर था, इसके पीछे तीन बड़ी ताकतें थीं। दक्षिण के तीन महान राज्य, पांड्या, चोल और चेर। और ये सिर्फ शक्तिशाली योद्धा ही नहीं थे, ये बहुत बड़े व्यापारी भी थे। इनका व्यापार सीधा रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था, और इसी व्यापार से जो पैसा और खुशहाली आई, उसी ने कला और साहित्य को इतना फलने फूलने का मौका दिया। हम आपसे धन, सोना या सुख नहीं मांगते, बल्कि आपकी कृपा, प्रेम और सद्गुण मांगते हैं। ये भगवान मुरुगन के लिए लिखी गई एक संगम कविता की लाइनें हैं। ये लाइनें उस जमाने की सोच को कितनी खूबसूरती से बताती हैं ना, कि असल चीज दौलत या सोना नहीं, बल्कि कृपा, प्रेम और अच्छा आचरण है। ये संगम युग की आत्मा की एक छोटी सी झलक है। तो हमने उत्तर के नए शासकों को देखा और दक्षिण के कवियों को भी। अब सवाल ये है कि इस पूरे बिखरे हुए से लगने वाले दौर की विरासत क्या रही, इसका हम पर क्या असर पड़ा। यहीं आकर सारी कहानियां एक साथ जुड़ जाती हैं। उत्तर से जो शक और कुषाण आए थे, उनका असर सिर्फ राजपाट पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ा, जैसे कि पगड़ी, पतलून और लंबा कोट पहनना। ये चलन उन्हीं के साथ आया। योद्धाओं के लिए जूते और हेलमेट, बेहतर घुड़सवार सेना, और हाँ, रकाब, जिससे घुड़सवारी बहुत आसान हो गई। ये सब चीजें धीरे धीरे भारतीय जीवन का हिस्सा बन गईं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, इस दौर का एक असर आज भी हमारे साथ है, बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर। कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो शक संवत शुरू किया था, उसे आज भी भारत सरकार अपने आधिकारिक कैलेंडर में इस्तेमाल करती है। सोचिए, करीब 2000 साल पुरानी एक चीज आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। और शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, ये जो बाहर से आए समूह थे, यूनानी, शक, कुषाण, उन्होंने भारत को जीता नहीं, बल्कि भारतीय समाज ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। वक्त के साथ वो यहीं के समाज में पूरी तरह घुल मिल गए। उनकी अपनी अलग पहचान खत्म हो गई, और वो यहीं के योद्धा वर्ग यानी क्षत्रिय क्लास का हिस्सा बन गए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, किसी साम्राज्य की विरासत क्या होती है? क्या वो उसकी एकता से तय होती है, या फिर उसकी राख से जो नई नई और जिंदा दिल संस्कृतियां जन्म लेती हैं, उनसे तय होती है? मौर्यों के बाद का ये दौर हमें यही सिखाता है कि किसी बड़े साम्राज्य का अंत असल में अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत भी हो सकता है।